नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर इंडिया गठबंधन दरक गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का आज ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज हरियाणा चुनाव के लिए आपके अभियान की शुरुआत करते हुए बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल, ये नारा भी दिया। भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सबको आजमा लिया, अब वे बदलाव चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी कि हरियाणा में वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में इलेक्शन आ रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहां पर केंद्र में साथ साथ रहें लेकिन राज्य में अलग अलग राजनीति करें। ये कांग्रेस की रणनीति है, इस पर खुलकर चर्चा पहले भी हो चुकी है। ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी। विधानसभा में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड में साथ रहेगा, ये भी कांग्रेस पार्टी कह चुकी है। ये भी कहा है कि हर राज्य के हिसाब से गठबंधन का फैसला किया जाएगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल में गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए नहीं किया गया था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला हुआ है। सीटों के बंटवारे का फार्मूला भी करीब करीब तैयार कर लिया गया है। ये फार्मूला है सिटिंग गेटिंग का, यानी जिसकी जो सीट अभी है उस पर वो वही चुनाव लड़ेगा। मौजूदा सीट पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसको वो मिलेगी। जीत के बाद सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जीत के बाद जिसके अधिक विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी एक मोटे तौर पर सहमति कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र में कम से कम नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में अलग रणनीति, हरियाणा में अलग रणनीति, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही राजेश गुप्ता जी, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हरिशंकर जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जयराम रमेश जी ने जुलाई के पहले ही सप्ताह में कह दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस कह चुकी है कि विधानसभा चुनाव वो अलग लड़ेंगे। तो क्या ये समझौता केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, और क्या ये सही रणनीति है कि आप राज्य में अलग रणनीति अपनाएं और केंद्र के जब चुनाव हो तब अलग रणनीति अपनाएं? अखिलेश जी, लोकसभा चुनाव से पहले ही केजरीवाल जी ने साफ कर दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर हमारा दिल्ली में कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं होगा। ये जो समझौता है ये लोकसभा के लिए है। लोकसभा के जो विषय थे वो विशेष थे, इस कारण से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो समझौता हुआ। लेकिन उसके बावजूद कई राज्य ऐसे थे जहां पर लोकसभा में भी समझौता नहीं हुआ जी। लेकिन मैं समझता हूं कि समझौता नहीं होने से कुछ ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ा है। चुनाव परिणाम जो लोकसभा के निकले हैं वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। समझौता नहीं होने से वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अल्टीमेटली लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन जो है वो एक होकर काम कर रहा है और काम करता रहेगा, ऐसा मैं मानता है। दिल्ली के अंदर स्थिति अलग है। दिल्ली के अंदर आज भी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए, भले ही हम पावर में ना हो, सरकार में ना हो, दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसका कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस पार्टी का। आप पार्टी से भी और बीजेपी से भी, कार्यकर्ताओं की भी, और हमारा जो गतिविधियां हैं वो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर ही है। लेकिन हरिशंकर जी, यहाँ पर ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अभी ये भी एक आकलन आया है कि अगर इंडिया गठबंधन में पार्टियों के बीच में सीटों पर सहमति थोड़ी पहले हो जाती, सभी राज्यों में सहमति हो जाती, तो 2024 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम 4 जून को आए वो कुछ अलग भी हो सकते थे। हो सकता है कि आपका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता। अब इसमें तो ज्यादा बहस की इसलिए जरूरत नहीं है
कि जो जिस समय होना होता है उसी समय होता है। हमारे यहाँ सीट्स की ये जो अनाउंसमेंट है लोकसभा के लिए, वो समय से ही हो गई थी। राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक एक सीट के ऊपर कई कई उम्मीदवार टिकट मांगते हैं। तो उसमें एकदम से एक जहां पर टिकट मांगने वाला ही ना हो और एक एक सीट के ऊपर एक या दो ही आदमी हो, वहां दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर तो एक एक सीट के ऊपर पांच पांच दस दस आदमी टिकट मांगते हैं। उन सबका एनालिसिस करना, उनका प्रेजर करना, इसमें समय तो लगता ही है। और समय, कांग्रेस वर्किंग कमेटी तो एक ही है, कांग्रेस जो इलेक्शन कमेटी है वो भी एक ही है, उसी को निर्णय करना होता है इस चीजों का। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो हमारी थी, उन्होंने सबको कैंडिडेट सिलेक्ट करके भेजे, लेकिन कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी थी उसको समय लगता है। जी। तो आप सही भी हो सकता है कि आप सही कह रहे हो, कुछ परिणाम बदल सकते थे। लेकिन अब जो परिणाम आए उसमें मुझे कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है। लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन आज एनडीए के बराबर में, बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है। ठीक है। दिक्कत तो बीजेपी को आनी चाहिए। जी, राजेश दिक्कत जी, तो राजेश जी को बीजेपी लाना को चाहूंगा आनी। इस चर्चा में। राजेश जी, क्या ये माना जाए कि अगर आम आदमी पार्टी 3 महीने पहले कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में आप अलग लड़ेंगे, दिल्ली के अगले साल चुनाव होंगे वहां पर आप अलग लड़ेंगे, तो ऐसे में जो वोटों का बंटवारा है क्या वो नहीं होगा और क्या इससे सीधा फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? अखिलेश जी, जो आपने अपने शुरुआत में इस्तेमाल किया शब्द कि रणनीति, एक स्ट्रैटेजी होती है चुनाव को लड़ते हुए। और जब हम लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि सामने ये देखना होता है कि हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी। तो भाजपा ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करा, तो बहुत जरूरी था कि जितनी भी संविधान में यकीन करने वाली पार्टियां देश में हैं वो एक हो जाए। वो बहुत जरूरी था, क्योंकि एक तरफ धन बल छल सब बहुत ज्यादा था, और आप तो नहीं लेकिन कुछ मीडिया भी ऐसे थे जो उनके साथ में खुल के चल रहे थे। तो जरूरी था कि दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन हो जो संविधान में यकीन करता हो। जी। लेकिन जब राज्यों के चुनावों की बात आती है, तो जैसे हमने कहा कि एक तो पहले से ही स्ट्रेटजी थी। दूसरा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं दिल्ली और पंजाब का, कि देखिए एक तरफ हमारी पंजाब में 92 सीट्स आई 117 में से, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर हम 3 बार सरकार बना चुके हैं, और सरकार बनाने में भी पिछली बार 67 सीट्स थी और इस बार 62 सीट्स हैं। तो ऐसे में जहां भाजपा हो ही ना पंजाब में थी ना दिल्ली में थी, और हरियाणा में भी जैसा अभी हमारे बड़े भाई हरिशंकर जी ने कहा कि बहुत खराब स्थिति में वहां पर भाजपा है। 5 सीटें वो ऑलरेडी हारे 10 में थे, और 6ठी सीट जो हम लड़ रहे थे एक सीट पे, सिर्फ 29,000 वोटों का गैप रह गया। और 29,000 भी तब जब नवीन जिंदल जी उस सीट से लड़े, जिन्होंने, आप जानते हैं कि धनबल से कोई कमी है नहीं उनके पास में, उसके बाद भी सिर्फ 29,000 वोट रह गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि अलग अलग स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़े जाएंगे, और जहां पर भाजपा ही नहीं है वहां पर हम मिलकर लड़े तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम एक हो जाए और कीनिया के खिलाफ जाके मैच लड़े। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम अकेले ही काफी है राज्यों के अंदर। लेकिन लगातार तीसरी बार राजेश जी दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटें जीती है, और वो भी तब जीती जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में थी। और जहां तक आम आदमी पार्टी का हरियाणा में प्रश्न है, आज मैं भगवंत मान जी को भी सुन रहा था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी तो हरियाणा के ही हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि हरियाणा में उनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो रिकॉर्ड, इलेक्टोरल रिकॉर्ड आपका है, आप नंबर 3 की पार्टी वहां पर हैं, और वोटों का जो प्रतिशत है वो भी आपका बढ़ नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए स्टेट इलेक्शंस जैसे मैंने कहा अलग होते हैं। पंजाब में भी 2017 के अंदर हमारी स्थिति 20 सीटों पे थी, हम दूसरे नंबर पे थे। दिल्ली के अंदर जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो 28 सीटें आई थी, सरकार तो बनाई थी हमने, लेकिन हमारी सीटें सिर्फ 28 थी उस वक्त भी, हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन उसके बाद के चुनावों में फर्क आता है। पहली बार में देखिए पार्टी को टाइम लगता है। हरिशंकर जी ने, भाई साहब ने बताया, जैसे बहुत पुरानी पार्टी है, उसकी अपनी कुछ कमियां हो सकती है, कुछ खासियत हो सकती है, लेकिन बहुत पुरानी पार्टी है। बीजेपी भी अलग अलग रूप में सही, लेकिन आजादी से पहले से कभी जनसंघ के रूप में, कभी जनता पार्टी के रूप में और भाजपा के रूप में आज जाके स्थिति में आके खड़ी हुई है कि केंद्र में सरकार बना पाई एक बार अपने बलबूते पे, अभी भी अपने बलबूते पे नहीं बना पाई अब देखिए। तो हम तो एक बहुत नई पार्टी है। 10 साल में हम एक राष्ट्रीय पार्टी बने, 2 बड़े बड़े स्टेट में हमारी सरकार है, एक में 3 बार में है, दिल्ली की एमसीडी तक में हमारी सरकार है हमारा। तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में 14% वोट हमने लिया, 5 सीटें ली। गोवा में जाके हम पहली बार चुनाव लड़े, वहां 2 सीटें जीत गए। तो आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई पार्टी है, और मुझे लगता है कि जो बढ़ते हुए हैं सब उसके साथ में जाना चाहते हैं। एक नई सोच है, एक नई विचारधारा है, तो जनता उसके साथ में कम से कम राज्यों में जरूर जाना चाहती है। हरिशंकर जी, लेकिन क्या जनता को जाकर आप कहेंगे कि हमने 3 महीने पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ा हरियाणा में, और अब हम जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये जनता को आप क्या जवाब देकर, मान ली पूछते हैं लोग आपसे कि आप पहले तो साथ थे, अब अलग अलग क्यों हो गए?
पूछते हैं उसके बारे में, उसके वजह भी बताई जाती हैं, ऐसा बात नहीं है। और चुनाव नजदीक आते आते जनता सब समझ जाएगी कि ये पार्टियां अब साथ नहीं है, अलग लड़ रही हैं, और उसमें कोई ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल का अगर हम उठाएं सवाल कि वहाँ पर तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और अब ममता बनर्जी चाहे केरल में देखिए तो वहाँ पे लेफ्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो ये इसको क्या रणनीति का नाम लिया जाएगा, या कुछ और भी इसमें आगे भी है कि आगे भी गुंजाइश रहेगी कि जब चुनाव होंगे तो हम साथ में आ सकते हैं? देखिए ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको अखिलेश जी, ये राज्यों के राज्य विशेष की राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ये काम किया जाता है। अब हमेशा से केरल में सिर्फ दो ही पार्टी हैं, लेफ्ट है और कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी का तो खाता भी कभी नहीं खुलता, और चौथी पार्टी कोई वहां पर है नहीं। तो आमने सामने की पार्टी है। वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति अब तक रही है कि कांग्रेस रही, लेफ्ट रहा। अब कांग्रेस को रिप्लेस टीएमसी ने किया, टीएमसी ये लेफ्ट है, कांग्रेस पार्टी है। तो राज्यों के अंदर राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, वहां पर लोगों की अपेक्षा के हिसाब से, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के हिसाब से समझौता होता है और समझौता नहीं भी होता है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर है, लोकसभा चुनाव में भी इस समझौते के खिलाफ था। लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने इंडिया गठबंधन की साख को देखते हुए, इंडिया गठबंधन की औचित्य को देखते हुए इस चीज में दबाव बनाया और कहा कि समझौता जो है वो होना चाहिए। तो समझौता हुआ, सबने स्वीकार किया, काम भी किया। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी का काम किया। लेकिन वोट आप पे ट्रांसफर नहीं हुए। वोट अगर ट्रांसफर होते तो शायद ये हालत नहीं होती। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। ये कुछ और लोगों का विचार हो सकता है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुए। आपस में वोट ट्रांसफर हुए, काफी नहीं भी होते हैं, ये तो एक मजबूरी है। कितना ट्रांसफर हो जाए उतना ही बढ़िया है। जो नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता। कुछ लोग बहुत ही कट्टर हो जाते हैं कि साहब हमें तो इनको वोट डालना ही नहीं है, या कांग्रेस के लोग हो जाते हैं कि साहब हम तो आप पार्टी को वोट डालना ही नहीं है, कब से हमारे खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है। दिल्ली के अंदर ये स्थिति बनी थी। लोकसभा चुनाव के अंदर शीर्ष नेतृत्व जो था वो इसके लिए राजी कर पाया। लेकिन आज असेंबली का चुनाव है। असेंबली के चुनाव में कार्यकर्ता की बात को देखा जाएगा, और कार्यकर्ता का मन बन चुका है कि हम अकेला लड़ना चाहेंगे। हार हो जीत हो वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा को लगता है कि अगर हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर जो इस समय हालात हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो इस समय परिदृश्य बना हुआ है, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो 15 साल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, जिसका आज तक भी मुकाबला नहीं हो पाया, उसको लोगों ने दोबारा से एक महसूस किया है, और लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी दोबारा बनेगी सरकार। तो यही तो बात मैं कह रहा था राजेश जी, यही बात तो उठेगी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे। फिर बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा कि जो इंडिया गठबंधन है ये तो बिखर रहा है। देखिए अखिलेश में थोड़ा सा आपने एक बात पूछी कि वोट ट्रांसफर नहीं हुए, पहले मैं उस पर बता दूं। 2019 में जब हम अलग अलग लड़े, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तब भी मैं वजीरपुर विधानसभा का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई हरिशंकर जी भी वहीं से आते हैं, हमारे पूर्व विधायक है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, और मैं भी वहीं से विधायक हूं। तो 2019 में भी तकरीबन उतना ही वोट मिला था भाजपा को। हम दोनों को अलग अलग मिला था, लेकिन भाजपा को उतना ही मिला। जब हम दोनों इकट्ठे होकर लड़े, तब भी हमारा वोट लगभग उतना ही रहा, और भाजपा का वोट भी लगभग उतना ही रहा। कोई खास घटा बढ़ा नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव होता है कि लोग पहले से मन बना लेते हैं। और दिल्ली के लोगों ने खासतौर के, मैं स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि वो लोकसभा में किसे वोट देना चाहते हैं जी, मोदी जी को देना चाहते हैं, जो भी आपने देखा। दिल्ली में किसे देना चाहते हैं, वो केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। तो कार्यकर्ता भी बड़ा मैच्योर होता है। मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को हमने आसानी से समझा लिया, और मुझे लगता है कि 2-4 लोग तो हर जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मैच्योर है। उसने इस बात को समझा कि देश में संविधान की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। मेरे से बड़ी मेरी पार्टी है, पार्टी से बड़ा देश है। उसके लिए हमें किसी से अगर समझौता करना पड़ता है तो हमें करना पड़ता है और करना चाहिए। मुझे तो ये कहना है। और दूसरा आपने कहा आरोप, तो आरोप देखिए, जब कोई खिलाफ लड़ेगा तो मजबूरी में भी कभी कभी, चाहे दिल में ना हो, लेकिन जबान पे लाना पड़ता है। अब मैं तो हरिशंकर जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब सामने लड़ेंगे तो हो सकता है मुझे उस दिन कुछ कहना पड़े। मैं कोशिश करूंगा ना कहूं। तो ये कभी कभी ऐसी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर कभी लड़ेंगे भी, तो जितना मैं हरिशंकर जी को जानता हूं, जितना मुझे जानते हैं, बड़े सम्मान के साथ में, विचारधारा की बात होगी, लड़ाई होगी, लेकिन सम्मान जो है बना रहेगा। बहरहाल शुक्रिया, माफी चाहता हूं राजू जी, समय की थोड़ी कमी है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशंकर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। वनडे में रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, लेकिन T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है और वहीं शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़ गए। विमल, किस नज़रिए से देखा जाए सूर्य कुमार यादव को T20 की कमान सौंपी गई है? क्या ये समय है कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान इस दौर में चले गए हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस बात की उम्मीद थी, पहले से लोगों को क्रिकेट सर्किट में अंदाज़ा था कि सूर्य कुमार यादव को ही कप्तान बनाया जाएगा और वो बनाया गया है। और जाहिर तौर पे जो एक फ्यूचरिस्टिक फैसला इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वनडे में और जो मैच होंगे 3 वनडे जो वहाँ होंगे, वहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी कर रहे हैं और वनडे में वो बने रहेंगे। लेकिन जो आगे की जो प्रक्रिया है एक तरह से सूर्य कुमार यादव की, और क्या शानदार रिकॉर्ड है उनका, कैच सबको याद होगा जो वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था। 4 शतक हैं उनके T20 में, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि 5 शतक का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं और एक फ्यूचरिस्टिक फैसला लिया गया है, टीम को तैयार करने की कोशिश की गई है और आने वाले जो टूर्नामेंट्स होंगे अगले 2 साल बाद जो वर्ल्ड कप होगा, एक तरह से उन सब की एक तरह से तैयारी की गई है। और ये माना जा रहा था, हार्दिक पांड्या भी रेस में थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के नाम पे मुहर लगती हुई नजर आ रही थी और वही फैसला लिया गया। और शुभमन गिल, जैसा आपने बताया, जिम्बाब्वे के दौरे पे 4-1 से भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, उन्हें एक टीम का उप कप्तान बनाया गया। तो जैसा मैं कह रहा था, फ्यूचरिस्टिक फैसला है और टीम को एक तरह से बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और रोहित के बारे में आप क्या कहेंगे? वनडे के कप्तान वो बने रहेंगे, इस फैसले के पीछे सोच? बिल्कुल, देखिए, रोहित शर्मा ने भी हाल में अमेरिका में एक अपना ये भी बयान भी दिया था कि मैं आने वाले कुछ दिनों में और भी वो खेलते हुए नजर आएंगे। और T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। तो जाहिर तौर पे उनके गौतम गंभीर का ये पहला असाइनमेंट है। उन्होंने मांग की थी कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ आएँ, क्योंकि इसके बाद एक लंबा गैप भी है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को फिर से देखेंगे और इसलिए ये जो भारत श्रीलंका सीरीज़, वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़, उसमें एक तरह से जान आ गई। रोहित शर्मा फिर से वापसी, मतलब एक छोटे से आराम विश्राम के बाद वापस लौटेंगे और 27 तारीख से शुरू होगी। 3 T20 होंगे और उसके बाद 7 अगस्त तक जो ओलंपिक का टाइम होगा, उसी दौरान T20 और वनडे सीरीज़ जो है भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाएगी, जहाँ पे रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी भी दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।